बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। पाकिस्तान की तारीख में मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज शेप में एक वीडियो लेक्चर न सिर्फ के अपनी तहसील लेवल के ऊपर रिकॉर्डिंग होना और तहसील लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइज शेप में एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाना, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमारा चैनल देखेंगे उन सब की जितनी भी ये ट्रेन जो वीडियो आएंगी रिसर्च की, ये सब की सब हमारे खानपुर बार की काबीना, ये इनकी तरफ से है। इनके हक में जितना हो सके दुआ करें। जब भी आप ये वीडियो देखा करेंगे आपने अपने जहन में ये सोचना है कि इसके बानी, इस काम के फाउंडर हमारे खानपुर बार की काबीना और हमारे खानपुर बार के मेंबरान हैं। अगर वो ये ना करते तो इस तरीके से बार एसोसिएशन की रिकॉर्डिंग आप तक ना पहुंचती। मैंने बाकी जगह पे देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा, मेरे नाके सिलम में नहीं गुजरा कि कहीं पर ऑर्गेनाइज शेप के अंदर इस तरीके से हफ्तावार सीरीज के अंदर आपको लेक्चर बार एसोसिएशन में दिए जाते हों, वो भी तहसील लेवल पर। और एक छोटी सी तहसील, खानपुर तहसील, जिला रहीम या रखा, एक छोटी तहसील लेवल के ऊपर ये लेक्चर दिए जाएं और वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग भी हो और वो एडिट होकर आपको न सिर्फ हमारे खानपुर बार के यंग वकला बल्कि पाकिस्तान में देखने वाले तमाम और पाकिस्तान से बाहर जो हमें देखते हैं उन तमाम तक जो है ये वीडियो का सिलसिला एक हाई रिसर्च शेप के अंदर आप तक पहुंचाने का जो जिम्मा उठाया है ये हमारी बार की काबीना और हमारे बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने उठाया है। ये सिलसिला क्या होगा, मैं पहले इसका थोड़ा सा तारुफ करवाता हूं, फिर इसके बाद में अपनी बार खानपुर का तारुफ आपको करवाता हूं कि हमारे खानपुर की जो बार और उसकी काबीना है, जिनकी तस्वीर हम तक अवेल है, उनका तारुफ मैं आप तक पहुंचा देता हूं। हम ये क्या कर रहे हैं कि हम पूरे लॉ को, जितना भी जो लॉ है उस पे दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज की जो रिसर्च हुई होगी, रिसेंट रिसर्च, उसके मुतालिक आप सबको जो है हम वीडियो की शक्ल में ये पैगाम, वो रिसर्च पहुंचाएंगे। इसमें सबसे पहले जो तरबियत होगी वो मेरी अपनी होगी, क्यों कि जब मैं ये लेक्चर दूंगा तो उससे पहले मुझे हर यूनिवर्सिटी की रिसेंट रिसर्च पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी अपनी तरबियत हुई, तो मेरी तरबियत पहले करवाई जा रही है, तो मैं जो आगे उसको पढ़ कर आऊंगा और एक कासिद की हैसियत से वो नॉलेज का लेटर जो आगे पहुंचाऊंगा, तो मुझ पे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से मुझ पे मेरी काबीना, खानपुर बार की काबीना और खानपुर बार के मुअज़्ज़ज़ जो मेंबरान हैं उनका एहसान है। तो हम ये तमाम तरह का लाभ पहुंचाएंगे। आज की जो वीडियो में है हम सिर्फ आउटलाइन देंगे क्रिमिनल लॉ की। जब ये वीडियोस का सिलसिला खत्म होगा तो सिविल लॉ की वीडियो की इंट्रोडक्टरी बनाई जाएगी और उसके बाद फिर फैमिली, शरीयत कोड, फिर दीगर जो कवानीन हैं उनके मुताबिक। तो हम ये आपको क्या ये देंगे, तो आप ये देखें कि क्रिमिनल लॉ के अंदर अभी मैं सिर्फ इसका बारे में आपको इस चंद मिनटों में सिर्फ मैं आपको इसका तारुफ करवा रहा हूं। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे अभी कि इनकी डिटेल क्या होगी। इनके तारुफ के फौरी बाद में अपनी बार की काबीना का और बार के चंद मेंबरान जिनकी तस्वीर मेरे पास अवेल है उनका तारुफ करवाने के फौरी बाद मैं आप तक जो है इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि हमने आगे ये वीडियो लेक्चर किस किस टॉपिक पे देने हैं। अभी मैं सिर्फ इसका बर्ड आई व्यू आपको दे रहा हूं। हम कंप्लीट क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, मुजरिम क्या है, जुर्म क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी में किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। कंप्लीट सीरियल किलर जो होते हैं उनकी नफ्सियात को हम देखेंगे, मुजरिम की नफ्सियात को देखेंगे, जुर्म कहां से पनपता है, क्यों पनपता है, क्या होता है,
पूरी दुनिया की जो रिसर्च होगी यूनिवर्सिटियों की, वो आप तक प्रोवाइड करेंगे कि मुजरिम की नफ्सियात क्या होती है। फिर हम जुर्म के मुतालिक पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि जुर्म किस किस स्टेजों से गुजरता है, कैसे जुर्म बनता है, इसकी जड़ें पीछे कहां से होती है, कौन सी एज से बच्चा जुर्म सीखता है, और वालिदैन क्या अपनी एक अनजाने की गलत फहमी या गलती की वजह से बच्चे को जुर्म की तरफ धकेल देते हैं, वो सारी जड़ें हम इसमें देखेंगे। फिर कंप्लीट क्रिमिनोलॉजी को हम साइकोलॉजी के अंदर जाकर देखेंगे कि एक मुजरिम की नफ्सियात एक आम बंदे की नफ्सियात से कैसे अलग होती है। यानी यहां तक हमने क्रिमिनोलॉजी के साथ क्रिमिनल साइकोलॉजी भी देखनी है, पूरी दुनिया की रिसर्च। हमने ये भी देखना है कि जुर्म सबसे ज्यादा जो किए जाते हैं बदले की शक्ल के अंदर, उनमें दो इमोशन जो हैं वो बड़े कीमती हैं, एक मोहब्बत, एक नफरत, लव एंड एबोरेशन। इनके मुतालिक नई रिसर्च आपको देंगे कि ये मोहब्बत होती क्या है और नफरत क्या है, क्या ये मेंटल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या ऐसे केमिकल्स हैं कि जो हमें मोहब्बत करवाते हैं, या ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में कि जो हमें नफरत करवाते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर होंगे, सब आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, कि बच्चे जुर्म करते हैं, नाबालिग जुर्म करते हैं, उनके बारे में मुकम्मल डिटेल हम देखेंगे। फिर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखेंगे कि एक प्रॉपर, एक पूरी तंजीम के साथ सोचा समझा जुर्म जो किया जाता है वो कितना खतरनाक हो जाता है। उसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम में जाके देखेंगे और ब्लू कॉलर क्राइम में जाके देखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, पूरी इसकी रिसर्च हम देखेंगे। सेक्सुअल ऑफेंस पाकिस्तान में जितने भी होंगे उसको देखेंगे। पीपीसी के जितने मेजर क्राइम है, बड़े बड़े मर्डर हैं, रेप है, हर्ट है, इंजरीज है, थेफ्ट है, डकैती है, उसके अलावा जितने भी बॉडी से रिलेटेड जो क्राइम है वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम सीआरपीसी के एक एक स्टेप पढ़ेंगे, किस किस तरीके से ट्रायल में सीआरपीसी का क्या रोल होता है और पुलिस रूल्स के साथ इसका क्या रोल होता है, ये हम सारा इंशाल्लाह देखेंगे। फिर हम मेडिकल जूस्प्रूडेंस में जाएंगे तो हम देखेंगे डेथ क्या होती है, इसकी किस्में कितनी है, किस तरीके से बंदे को मारा जाता है, होमिसाइड्स कितनी तरह की होंगी। फिर हम देखेंगे पोस्टमार्टम जो है उसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि पोस्टमार्टम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। फिर हम मुख्तलिफ मौतों को जानेंगे कि एस्फेक्सिया जो मौत होती है वो कैसी होती है, सांस के घुटन की मौतें जिसमें फांसी, गला घोंटना, सांस दबा देना, इन तमाम तरह की मौतों को देखेंगे। इसमें किस तरह पहचान होगी कि ये मौत गला घोंट कर हुई या फांसी से हुई या सांस दबाकर की गई, किसने की, किस एंगल से की, सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे डेथ बाय इंजरी, कि चोटों की वजह से मौतें किस तरह होती है, कौन कौन सी चोटें मौत क्रिएट कर सकती है। फिर हम रेप और डेथ देखेंगे कि जो डेथ उससे पहले जो रेप कमिट किया होता है, या कई मरतबा ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जो डेथ के बाद भी रेप करते हैं, उनके मुताबिक पूरी डिटेल रिसर्च हम देखेंगे। सडन डेथ, अचानक मौत होती है, क्यों होती है, उसको किस तरीके से एक जो है लॉ देखता है, क्रिमिनल लॉ उसको किस तरह डील करता है, उसको देखेंगे। ड्रग डेथ को देखेंगे कि कौन कौन सी दवाइयों से लोग मरते हैं, कौन कौन से नशे से लोग मरते हैं, उसको देखेंगे। रेडिएशन डेथ हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई श्वाएं जो इंसान को मारती हैं, स्टारवेशन को, उसके अलावा हाइपोथर्मिक डेथ, इनको देखेंगे। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे। टैक्सिकोलॉजी में तमाम तरह के जहर देखेंगे, उनका इफेक्ट देखेंगे, उनके काजेज, टाइम पैटर्न, किस टाइम को मारते हैं, बॉडी में कैसे घुलते हैं, उनकी किस्में क्या, पूरी हम तफसील देखेंगे इंशाल्लाह। डीएनए के जब हम आएंगे, क्योंकि डीएनए इतना कीमती है एक क्रिमिनल लॉ में कि इसके बगैर एक मौजूदा क्रिमिनल लॉ पूरे तरीके से हेल्प नहीं कर सकता अगर हमें इसकी समझ ना हो। इसलिए हम इसके पूरे 21 डिपार्टमेंट देखेंगे। 21 के 21 डिपार्टमेंट का हम लेक्चर पूरी तफसील से लेंगे। ड्रग एक्ट में हम जाएंगे तो हम ड्रग एक्ट की तमाम तरह की मेडिसिन, तमाम तरह की मेडिकल से रिलेटेड 15 बुक्स का लेक्चर हमारा होगा।
फिर हम कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 को देखेंगे, उसके ऊपर पूरी की पूरी जो भी रेलिवेंट चीजें वो हम सब इंशाल्लाह देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि 10 बुक्स हम पुलिस लॉ की पढ़ेंगे, 10 बुक्स, और 9 बुक्स हम साइबर क्राइम की पढ़ेंगे कि जो इंटरनेट से रिलेटेड, जदीद मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, इससे रिलेटेड जो क्राइम आजकल हो रहे हैं उस पे क्या रिसर्च है, उसके ऊपर क्या क्या कवानीन है, उसको हम देखेंगे। जो मैंने अभी बताया इस सब की तफसील हम आगे मुख्तसर अंदाज में देखते हैं, मगर इससे पहले मैं अपनी बार का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले जिस हस्ती की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मरहूम हजरत राना लियाकत अली एडवोकेट साहब के सबसे पहले मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम भी अलैहिस्सलाम, सालिहीन रिज़वानुल्लाह अजमईन, उनकी करम नवाजी, फिर मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली, उनका एहसान, और मेरे एक बहुत ही करीबी भाई दोस्त, उनका जिक्र आगे मैं करता हूं, उनका एहसान, और मेरे इल्म पर, मेरी पर्सनैलिटी पे जो मैं यहां बैठा आपको इल्म की कुछ नाकिस से जो मेरे पास इल्म है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरे इन उस्ताद मोहतरम की वजह से पहुंचा रहा हूं। इन पे मेरी जात इनके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकती, मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम होगी। तो इनके साथ जो अटैच तस्वीर देख रहे हैं, ये इनके साहबजादे हैं राणा हुसैन मंसूर एडवोकेट साहब। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, इनके हक में और उनकी फैमिली के हक में जरूर दुआ करें। अगली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे चैनल के ऑनर और चैनल चेयरमैन है राणा मोहम्मद अहमद खान एडवोकेट साहब, जिनके मुतालिक मैंने अभी चंद जो है लम्हों पहले आपको बताया कि आज जो मैं यहां पर बैठा हूं, इस फील्ड में जो आया हूं, वो इनकी बदौलत हूं। मुझे इस फील्ड में लेके आने वाले ये हैं। आज न सिर्फ मुझ पे, मेरे पूरे खानदान पे इनका एहसान है। हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, हमारी फैमिली के सबसे बड़े एक मेंबर हैं ये। हम सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरी फैमिली बल्कि पूरा खानदान इनके एक हुक्म के ऊपर लब्बैक कहता है। तो आज जो मैं यहां पर हूं, इनकी बदौलत, इनके हक में जरूर दुआ करें। आगे है हमारे अब चैनल के पार्टनर, ये हमारे चैनल के पार्टनर है 50% के, जो बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। गुलाम फरीद फतियाना एडवोकेट साहब जो साहिवाल से है, मैं खानपुर में वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूं, उस वीडियो को साहिवाल भेजा जाता है, वहां से वो इतने मराहल से गुजरती है कि एक मर्तबा इन्होंने मुझे बताया कि ये इतने मराहल से ये गुजरती है। तो मैंने कहा अगर मैं होता तो कभी भी इतना वक्त कभी ना देता इसकी एडिटिंग में। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, सोशल मार्केटिंग के न सिर्फ लेक्चर देते हैं बल्कि ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। फेसबुक के एक अथोराइज्ड जो हैं उनके नुमाइंदे हैं कि उनके बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं ये। इसके अलावा जो वीडियो देख रहे हैं वो सब इनकी मेहनत से, इनकी लगन से आगे आती है। पूरा इनका एक डिपार्टमेंट है, वो पूरी की पूरी एडिटिंग करता है, उसके बाद फिल्टर्ड होकर कई मराहल से गुजरकर आप तक पहुंचती है, वहीं से अपलोड होती साहिवाल से और आप तक वीडियो आती है। इनके हक में स्पेशल दुआ की दरखास्त है। अब है हमारे खानपुर बार की काबीना के सदर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राव रऊफ साहब हैं कि जो खानपुर बार काबीना के सदर हैं। इनकी बदौलत ही ये सिलसिला शुरू किया गया कि एक छोटी सी तहसील, खानपुर तहसील जिला रहीम यार खां की, जो न सिर्फ अपनी तहसील के वकला को एक ऐसा नॉलेज दे रही है कि जो रिसर्च नॉलेज है और पूरे के पूरे लॉ से रिलेटेड है। इसका सिलसिला चंद माह का नहीं है, ये सालों पे मुहित है। मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे बाद कोई फिर और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, बुनियाद डाल के ये जा रहे हैं।
ये सिलसिला उन्होंने हमेशा के लिए शुरू कर दिया। ये खानपुर बार का एक मुकद्दर बन चुका है इंशाअल्लाह। तो उनके पीछे हमारे सदर साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि इनकी अप्रूवल से ये चीज आप तक पहुंच रही है। इनके अलावा जो हमारे सदर राव रऊफ साहब हैं, इनके बाद अब मैं आपको तारुफ करवाता हूं हमारे खानपुर बार के जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी वकारुल हसन साहब, जो कि तालीम दोस्त हैं, जिनकी रग रग में यूथ की बेहतरी के लिए, यूथ की तालीम और तरबियत के लिए हर वक्त आप ये देखें कि कोई ना कोई सोच रहती है। ये जो स्टेप उठाया गया, इनका आइडिया इन्हीं का था कि इन्होंने इस चीज को आइडिया को लेकर चले कि ये हम तालीमी सिलसिला शुरू करते हैं। देखें, मैं तो किसी के पांव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं हूं। मैं तो खुद सीखूंगा, मैं तो खुद इनसे सीखूंगा, सबसे सीखूंगा, जितने मेरे भाई हैं बाहर के सबसे सीखूंगा, सीख कर आप तक पहुंचा दूंगा। तो उस सिलसिले को उठाने वाले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। उसके बाद हमारे नायब सदर साहब हुसैन अहमद मदनी साहब, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट वकील हैं और एक्सपर्ट होने के बावजूद इल्म से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जहां से इल्म मिले, छोटे से बड़े से, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और यही एक सोबर पर्सनैलिटी की पहचान होता है कि फुका फरमाते हैं, जब तुम किसी आलिम के सामने बैठो, वो चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, या किसी भी शख्स के पास जिसको एक कोई चीज भी आती हो, जब उसके सामने बैठो तो जाहिल हो जाओ, तब बैठकर उससे आप कोई चीज ले सकते हैं। ये फुका का, पूरे तमाम फुका का इस्लाम के अंदर ये एक रूल है कि ऐसे अनजान हो जाओ। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा सीखता हूं, ये इतने माहिर होने के बावजूद भी इस तरीके से इल्म को हासिल करते हैं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। आगे है हमारी खानपुर बार के जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी लाइब्रेरियन जो है हमारे अनवारुल हुदा साहब। ये समझे कि जितने लेक्चर जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी पूरी प्रोग्रामिंग जो होती है, उनका पूरा बंदोबस्त जो होता है, इंतजाम जो होता है, वो उनके कंट्रोल में होता है। ये समझे कि दूसरे वकारुल हसन साहब की कापी हैं। ये दोनों तस्वीर के दो रुख है। उसके बाद मजीद ओहदेदारान की मेरे पास तस्वीर नहीं थी, तो इसलिए मैं सबका मिन जुमला तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी अप्रूवल से, जिनकी हेल्प और मदद से ये सिलसिला शुरू किया गया। अब चंद मेरे करीबी जो है दोस्त हैं, अपने भाई हैं, उनकी जिनकी तस्वीर हमारे पास अवेल थी, उनका हम आपको तारुफ करवाते हैं। जिनमें सबसे हर दिल अजीज पर्सनैलिटी मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे शाहिद खान एडवोकेट साहब। ये हमारे ऑफिस के ऑनर भी हैं। इन्हीं के ऑफिस को मैंने ज्वाइन किया है, इन्हीं के ऑफिस में बैठते हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत खलूस वाले हैं। इनके हक में स्पेशल आपने दुआ करनी है। इसके बाद हमारे काबिल एहतराम बहुत सीनियर एडवोकेट साहब हैं। खानपुर में इनका एक नाम है कि जफर इकबाल घल्लू एडवोकेट साहब, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इनके बाद दूसरी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो कि ऑलराउंडर हैं लॉ में, हमारे सीनियर रिजवान अफजल एडवोकेट साहब, जिनको आप देख रहे हैं। उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही समझे कि मेरे दिल के बहुत करीब और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और साफ गो इंसान जो है वो है, और हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हमारे वसीम गौरी एडवोकेट साहब को आप देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बल्कि अपनी पूरी सपोर्ट, अपनी मदद, अपनी हर तरीके की हेल्प का यकीन दिलाया कि आसिफ भाई हम आपके साथ हैं, अकेले न अपने आप को समझें, हम आपके हर तरीके से साथ देंगे। बहुत हौसला अफजाई की का बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो तीन एडवोकेट्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, इनमें मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दिलशाद खान एडवोकेट साहब, इनके भाई इरशाद खान एडवोकेट साहब, इनके दोस्त बिलाल इकबाल एडवोकेट साहब है। दिलशाद एडवोकेट साहब का मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा कि हर मौके पे इन्होंने मुझे याद रखा, अप्रिशिएट किया, मेरी हौसला अफजाई की, मेरा साथ दिया। इसके बाद है हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट साहब, बहुत एक्सपर्ट लॉ में, एमडी अब्बासी एडवोकेट साहब। इनके हक में स्पेशल आप दुआ करेंगे। फिर हमारे
अगले सीनियर एडवोकेट साहब है मलक खलील अहमद एडवोकेट साहब, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नाइस, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही हाई नॉलेज रखने वाले, डीप नॉलेज रखने वाले नाम है, इनके हक में दुआ करेंगे। फिर है हमारे पास मलक आजम एडवोकेट साहब, बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही मोहतरम भाई हैं, बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी। ये देखें कि ऐसा एक दरख्त है कि जिन पे फल लदा हुआ है और वो इल्म को लेकर झुके हुए हैं, ये ऐसी पर्सनैलिटी है। फिर मेरे बहुत प्यारे राणा असगर एडवोकेट साहब, बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे वकील हैं, बहुत ही अच्छे एक रहनुमा हैं, इनके हक में दुआ करें। फिर मेरे बहुत प्यारे दोस्त खुरम अकबर कुरैशी एडवोकेट साहब, ये मेरे बहुत प्यारे हैं, इनके भाई मेरे उस्ताद हैं, मैंने केमिस्ट्री उनसे ही पढ़ी है, तो ये मेरे समझे कि मेरा उस्ताद घराना है, इनके हक में स्पेशल दुआ करें। आगे मेरे बहुत मुखलिस दोस्त, बहुत ही अच्छे भाई जाहिद खान एडवोकेट साहब के मेरी इंटीमेशन भी जो भेजी गई थी वो इनके जरिए भेजी गई थी, इनके ऑफिस के जरिए भेजी गई थी। इनके हक में बहुत दुआ करना कि मेरी वकालत के पीछे उसकी जड़ें यहां से भी पनपती हैं। फिर है यासिर सईद एडवोकेट साहब, बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं, ये जूनियर हैं जफर इकबाल घल्लू साहब के। आखिर में मैं तारुफ कराऊंगा इमरान अब्बासी एडवोकेट साहब का कि ये भी जफर इकबाल घल्लू साहब के जो हैं वो जूनियर हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोनों बहुत ही अच्छे मुखलिस, इनके हक में बहुत दुआ करना। अब एंड में सिर्फ मैं अपने खानपुर बार के जो क्लर्क हैं, जो हमारे ऑफिस के क्लर्क हैं, उनका तारुफ करवाता हूं, क्योंकि ये क्लर्क भी हमारे एसोसिएट्स होते हैं, हमारे काम में हमारी मदद करते हैं, हमारे दफ्तर को संभालते, तो इनका हक बनता है। तो सरदार खुदा बख्श खान दश्ती, सीनियर सदर क्लर्क बार एसोसिएशन खानपुर, कि ये साला साल से खानपुर बार के जो क्लर्क हैं उनके सदर चलते आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, समझे कि सिर्फ डिग्री नहीं है मगर लॉ को इतना जानते हैं कि मैं बहुत इनसे सीखता हूं, बहुत सीखता हूं इनसे, समझे मेरे उस्ताद हैं, मैं इनको कहता भी उस्ताद जी हूं। फिर हमारे दूसरे भाई जो हैं नदीम कुरैशी क्लर्क साहब, मेरे बहुत मोहतरम भाई, बहुत प्यारे भाई, हर जगह पे हेल्प करने वाले मेरे बहुत अच्छे भाई। फिर मुनीर खान क्लर्क, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, हर तरीके से दफ्तर को मैनेज करना, उनको संभालना। फिर आसिफ मिरानी क्लर्क साहब, बहुत ही अच्छे भाई हैं, हर वक्त अटैच रहते हैं, दफ्तर के पूरा ख्याल रखते हैं, हर तरीके से बात को समझते हैं, मानते हैं, एक बहुत मुखलिस पर्सनैलिटी। और अब आखिर में अब तारुफ खत्म, मोहतरम गुलाम फरीद जो हमारी खानपुर बार के अटेंडेंट हैं, इनका तारुफ है कि पूरी बार का जो निजाम संभालते हैं उनके नायब कासिद भी यही हैं, यानी बार की तमाम मैनेजमेंट समझे कि इनके नजरों से गुजरती है। अब हम वक्त जाया किए बिना अपने आउटलाइन की तरफ आए। अब मैं जल्दी जल्दी तारुफ कराऊंगा कि हमने अभी देखा था कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये डिपार्टमेंट हम करवाएंगे। अब उसकी डिटेल हम देखते हैं इसके अंदर कि हमने क्या क्या करवाना है। मैं जो एक लफ्ज कहूंगा उसका मतलब है एक लेक्चर, मेरी एक लाइन एक लेक्चर होगी, तो इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में एक लेक्चर को बोलकर जा रहा हूं। ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। हम देखेंगे क्रिमिनोलॉजी में मेंजरिया क्या है, गिल्टी माइंड क्या है, जुर्म जहन में पनपता क्यों है, उसकी जड़ें बचपन की कौन सी एज से शुरू होती हैं, वालिदैन क्या ऐसा करते हैं, सोसाइटी क्या ऐसा कर रही है, टीचर इग्नोरेंस में क्या ऐसा कर रहे हैं, और घर के फैमिली मेंबर ऐसा क्या करते हैं कि एक बच्चे के जहन के अंदर जुर्म को वो पेनिट्रेट होने के अंदर एक किरदार अदा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर उनकी के जो जुर्म करते हैं उनके अगर आप बैक में चले जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ, मैं लफ्ज मेजॉरिटी ऑफ इस्तेमाल कर रहा हूं, सब नहीं, मेजॉरिटी ऑफ के अंदर आपको उनकी जड़ें बचपन से मिलेंगी। ये साइंस की रिसर्च है, इस पर पूरी रिसर्च पढ़ेंगे तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज की। फिर हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल क्या फैक्टर है, नफ्सियाती क्या फैक्टर होते हैं। एक होता है सफिशिएंट काज, कि ऐसा नफ्सियाती फैक्टर जो एक ही फैक्टर बंदे को मुजरिम बना देता है, हम उसको जाके डिटेल में देखेंगे। वो एक ही फैक्टर होता है, एक ही वजह होती है जिसके ऊपर बंदा जुर्म कर गुजरता है।
आगे हम देखेंगे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, कंट्रीब्यूटरी काजेस, कि ऐसी फैक्टर जो अकेले तो काम नहीं करते, जुर्म नहीं करवाते, बल्कि अपने साथ मिलकर और तरह के जो वजूहात होती हैं उनको लेकर जुर्म करवाते हैं। उनमें सबसे जो अहम है वो है पैटर्नल निग्लिजेंस, के वालदैन का बच्चे की तरफ तवज्जो ना देना। फिर है सोशल या सोसाइटी रिजेक्शन, ये इमोशनल के अंदर मोहब्बत और एबहोरेशन पे और बाकी जो जज्बात होते हैं उनके ऊपर हमने दुनिया भर की रिसर्च देखनी है कि मोहब्बत सिर्फ एक दिमागी मामला नहीं है, ये दिल का मामला नहीं है, ये केमिकल का मामला भी है, ये फेरामोन्स का मामला भी है, कि हम अपने बगलों की स्मेल, जो फेरामोन्स हमारे होते हैं, वो बहुत इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। हम उसकी पूरी डिटेल समझे कि मोहब्बत क्या है, किस स्टेजों से गुजरती है, ये जुर्म में किस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। जब ये नफरत बनती है तो कैसा समंदर अख्तियार कर लेती है कि फिर ये बंदे को जुर्म करने पे इतना मजबूर कर देती है कि ये सफिशिएंट काज बन जाती है। तमाम जज्बात की पूरी नफ्सियात की तमाम दुनिया की रिसर्च देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रॉक्सिमल काजेस फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर होंगे कि एक बंदे में जो एबनॉर्मलिटी आने वाली है उसमें वो सिम्टम्स, वो अलामतें जो आने वाली है कि वो जो जुर्म करने वाला है वो अलामतें ये शो करते हैं। प्रॉक्सिमल काजेस फैक्टर, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायथेसिस, स्ट्रेस मोड्स, एंजाइटी, इनको हम देखें कि उलझने दिमाग की परेशानियां ये किस तरीके से जुर्म के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू होती हैं और कौन कौन सी एंजाइटी बंदे को जुर्म की तरफ लेके जाती है। ये था सारा का सारा मुजरिम की मेंजरिया का नफ्सियाती रुख। अब आता है बायोलॉजिकल रुख, कि जिस्म का रुख। अब आता है उसके जिस्म का रुख। हम इसमें देखते हैं कि फिजियोलॉजिकली डैमेज ब्रेन, कभी ऐसा होता है कि दिमाग की जो चोट होती है वो इंसान को जुर्म करने पे मजबूर कर देती है। उस चोट के जरिए इंसान को हेलुसिनेशन होने लग जाती है, ऐसे ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि वो जुर्म करने की तरफ जाता है। उसको ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि उसको कमांड मिलती है, उसको ऑर्डर मिलते हैं कि तुमने जुर्म करना है, जबकि वो हेलुसिनेशन होता है, वो सारा का सारा भ्रम होता है। उस पर पूरी रिसर्च हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, हमारे जो दिमाग की तहरीक है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मेरा लफ्ज सुन रहे हैं, ये आपको न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी से लेकर पूरी बॉडी में फैला रहा है, यानी कान से निकलकर आपके दिमाग में लेके जा रहा है। छुएंगे तो जिल्द से लेकर दिमाग तक जाएगा, देखेंगे तो आंख से दिमाग तक। ये केमिकल होते हैं, ये तहरीक को आगे पहुंचाते हैं। कई मर्तबा हम देखते हैं कि मुजरिम जुर्म करते करते एकदम रुक जाता है। वो क्या रुकता है, यही इसमें देखना है। क्यों स्टॉप होता है वो जुर्म करते वक्त? इस न्यूरोट्रांसमीटर की सप्लाई रुक जाती है। और कौन उसकी सप्लाई को रोकता है? उसके जो साइनॉप्सिस होते हैं उनका रिटेक पीसफुल बिहेवियर फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फिर हम देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसिटी, कि अब हम देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, कि हार्मोन की जो इम्बैलेंसिंग होती है वो क्या होती है, कि हमारे जिस्म के कुछ हार्मोन है जो हमें जुर्म करने पे मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर कि न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथैलेमस सिस्टम जो है हमारा, ये हमारे सर के अगले हिस्से में है, यानी सर का अगला हिस्सा जुर्म के अंदर इन्वॉल्व है। और सुभान अल्लाह, कुरान में आप जाके पढ़ें कि हम उनको उन मुजरिमों की पेशानियों से पकड़ेंगे कि गुनहगार पेशानियां, ये मफहूम है गुनहगार पेशानियां। तो आज साइंस कहती है कि जुर्म दिमाग के माथे में होता है। CRH हाइपोथैलेमस जो है ये खारिज करेगा तो फिर जाकर पेट्यूटरी ग्लैंड दिमाग तक ये रिपोर्ट पहुंचेगी, वो जुर्म की तरफ इंसान को मजबूर करेगा। मगर हमारा गुर्दा जुर्म को रोकता है। हमारे गुर्दे के अंदर जो है वो इस तरीके से ACTH, हम इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, वो किस तरीके से हमारा गुर्दा जो है जुर्म को रोकने में मदद देता है, किस तरीके से हमारे जज्बात को ठंडा करने लग जाता है। फिर हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसके अंदर एपिनेफ्रिन स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, ये भी जुर्म के अंदर जो है उसकी फीडबैक की तरफ भी ले जाता है, कई मर्तबा फीड तेज भी कर देता है। तमाम हम CRH, ATCH
कंट्रोल, इमोशंस, इन तमाम पे इफेक्ट देखेंगे हमारे हार्मोन्स का, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम जुर्म करें। खुदकुशी पे पूरी की पूरी हमारी एक लेक्चर की सीरीज होगी जिसमें हम देखेंगे कि खुदकुशी करने वाले के खून के अंदर क्या पाया जाता है। एक ऐसा केमिकल, ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी बनाती है, वो उसमें पाया जाता है कि जो उस शख्स को खुदकुशी करने पे मजबूर करता है। इस पर पूरी दुनिया की रिसर्च हम देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशो कल्चरल फैक्टर हम देखेंगे जिसका ताल्लुक जुर्म से है। अब यहां पे हमारी क्रिमिनोलॉजी खत्म होगी। अगर हमारे दोस्त हमसे डिमांड करेंगे, हमसे हुक्म हमें जारी करेंगे, तो हम इनकी डीप में साइकोलॉजी के और लेक्चर देंगे, जो खास बीमारियां हैं साइकोलॉजी की जो कि मुजरिम में पाई जाती हैं उन पे। अगर नहीं तो फिर हमारा यहीं पे क्रिमिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। अब ये जितना था, ये हमने माइंड्स को पढ़ा है, मेंजरिया पढ़ा अभी तक। ये सिर्फ मेंजरिया के लेक्चर है कि जुर्म ज़हन में आता कैसे है। अब है एक्टसरिया कि बंदा जुर्म करता कैसे है। वो क्या होना जरूरी है, वो इनवॉलेंट्री होना, इनवॉलेंट्री ना हो बल्कि वॉलेंट्री हो। देखें, वो क्या होना जरूरी है, वो मस्ट बी वॉलेंट्री, वो जानबूझ के किया गया हो, नॉट बी ऑटोमेटिज्म, बगैर जाने पहचाने अनजाने में ना किया गया हो। फिर हम देखेंगे कि कई मर्तबा कुछ ना करने से भी हम जुर्मदार बन जाते हैं। हमने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ जुर्म को देखा है, तो क्या हम जुर्मदार बन जाते हैं? कौन से लोग जुर्मदार बनेंगे सिर्फ जुर्म को देखने से, कि उन्होंने सिर्फ जुर्म को होते देखा है और वो पक्के मुजरिम हैं? वो कौन सी पर्सनैलिटीज होते हैं? हम उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि वो ओमिशन यानी कुछ ना करने की वजह से किन बुनियाद पर, स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बुनियाद पर, कंट्रैक्ट की बुनियाद पर, रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर, और वेयर डिमांड क्रिएट ए डेंजरस कंडीशन, इस बुनियाद पर, और एजम्पशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी बुनियाद के ऊपर वो मुजरिम बन जाते। सिर्फ उन्होंने अपनी आंख से जुर्म होते देखा, ना जुर्म में हिस्सा लिया, ना कुछ किया, मगर वो मुजरिम है। तो उनको हम देखेंगे, उनकी पूरी रिसर्च को, पूरे कवानीन को। फिर एक पोजेशन, कई मर्तबा एक चीज सिर्फ पाई गई है, अभी आपने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, मगर सिर्फ आपके बॉडी के गिर्द मौजूद होना, आपकी पोजेशन में होना आपको मुजरिम कर देती है। मिसाल के तौर पर नार्कोटिक सब्सटेंस, मंशियात, वेपन्स। फिर कई मर्तबा आपका नार्कोटिक सब्सटेंस आपको बचा भी लेता है। मिसाल के तौर पर पुलिस कहती है एक शख्स सड़क के ऊपर 5000 बोतलें रखकर बैठा हुआ था और वो एक सवारी की इंतजार कर रहा था, तो इसकी मिकदार की ज्यादती उसको बचा लेगी। वो इतना बेवकूफ था कि सड़क पर इतनी ज्यादा बोतलें रख के बैठा है। जो इतनी बोतलें रख के बैठा तो कितना कितना का माल है ये, इस माल की मालियत क्या उसको इतना मजबूर नहीं करती, उस चीज पे उसको सोचने पे मजबूर नहीं करती कि वो सिर्फ इसे गाड़ी वहां से ले ले, पहले गाड़ी लेकर आए फिर इसको लेकर जाए। वो इतना पागल है तो क्या जानबूझ के डाला गया। फिर हम देखेंगे कि फॉर्म, शेप ऑफ मेंजरिया, कि मेंजरिया की आगे हम शेप देखेंगे पूरी की पूरी। यानी अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जुर्म किस किस स्टेजों से गुजरेगा। पहले इंटेंशन में चला जाएगा, फिर नॉलेज में, फिर रेकलेसनेस के अंदर, फिर निग्लिजेंस में, फिर निग्लिजेंस में ग्रोस में जाएगा, फिर ऑर्डिनरी में जाएगा, फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा, फिर स्टेज में आएगा, इंटेंशन की मेंजरिया में आएगा, उसकी इनिशियल स्टेज के अंदर आएगा। इस पे सिर्फ बॉडी का मेकअप होता है। उसके बाद प्रूफ की इंटेंशन हम यहां पे नहीं कर सकते, इंटेंशन की प्रूफ को। फिर कंप्लेक्सिटी केस के अंदर आएगा, सिर्फ बड़बड़ाना, आपको अभी आपने जुर्म किया नहीं, सिर्फ बड़बड़ाया है मुंह से, आप मुजरिम हो गए। कई मरतबा भी आपने जुर्म किया नहीं मगर आपकी सिर्फ रिटन डायरी आपकी उस पर कुछ लिखा था तो आप मुजरिम हो गए। फिर कई मरतबा आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको मुजरिम साबित कर रही होती है। वो हम सारे के सारे उसकी फिलॉसफी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्टिस रिया के अंदर उसकी प्रिपरेशन, अटेम्प्ट के अंदर हम देखेंगे एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम क्या है। फिर जनरल एक्सेप्शन देखेंगे, कुछ जनरल एक्सेप्शन बहुत कीमती चैप्टर होगा कि इसमें हम देखेंगे कि आपने कत्ल कर भी दिया मगर फिर भी आपको सजा नहीं हो सकती। जनरल एक्सेप्शन जो है पीपीसी में, उसको हम पूरी डिटेल में लेके जाएंगे। अब हम आते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, नाबालिग का जुर्म, कि एक्ट्स ऑफ डिलिक्वेंसी क्या होता है।
वो जो जुर्म है उसकी ऑफ लैंग्वेज, उसका ताल्लुक उसकी लैंग्वेज से है। लैंग्वेज किस तरीके से बता रही है कि वो मुजरिम है बच्चा, ये जुर्म करता है, जुर्म करने वाला है, ये उसके एक्ट बता रहे हैं, ये उसका मैनर बता रहा है, ये उसके रूल्स बता रहे हैं, ये उसके कस्टम बता रहे हैं, उसके रस्म रिवाज बता रहे हैं, या ऑफ निग्लिजेंस है या ऑफ क्राइम है, कि वो कौन से क्राइम करता है, कि सिंपल करता है या मेजर करता है, वो क्यों करता है, उसके पीछे वजूहात क्या है, और जुवेनाइल का पूरा जो ट्रायल है वो किस तरह चलता है, उस पर क्या क्या कवानीन लागू होते हैं, उसको कौन सी पनिशमेंट हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, कैपिटल पनिशमेंट से वो कैसे सेफ गार्ड हो जाता है और कब सेफ गार्ड नहीं होता, ये सब हमने देखने। नाबालिग को जुर्म तक लेके जाने में कौन कौन से बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, जेंडर, अनअंडरस्टैंडिंग काजेस शामिल हैं। और जितनी भी पनिशमेंट होती है जुवेनाइल की, हमेशा याद रखना वो टेक्निकल होती है। टेक्निकल पनिशमेंट क्या होती है हम बड़ी डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम देखेंगे, अभी सारा हम क्रिमिनोलॉजी लेके चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम देखेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम, जनरल एक्सेप्शन, कि कैसे ऑर्गेनाइज सोचे समझे मंसूबे के तहत व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, जो बड़े बड़े माफिया होते हैं उनके जुर्म क्या होते हैं, सोसाइटी को किस तरह खोखला करते हैं, वो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, उनके कौन कौन से जुर्म होते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम जो एक आम मुजरिम जो कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है। फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, के घरों में औरतों पे तशद्दुद क्यों होता है, क्यों औरतें जला दी जाती हैं, क्यों उनको वायलेंस का शिकार होते हैं, उसकी काजेज देखेंगे, उसकी रेशो देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे और उसका सॉल्वेशन देखेंगे। फिर हम आएंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरफ, कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट होती है क्या, कि ऐसे जिस्म के अंदर हार्मोन है जो सेक्सुअल ऑफेंस की तरफ आपको लेके जाते हैं। फिर चाइल्डहुड डिलिक्वेंसी की तरफ, कि बचपन के अंदर ऐसा क्या हुआ था सेक्सुअल हिसाब से कि बच्चे ने बालिग होने से पहले जुर्म क्यों किया, फिर या बालिग होने के बाद क्यों किया, फिर उसकी काजेस, उसकी काइंड्स, उसके इफेक्ट, उसकी रेशो और उसके तमाम सॉल्वेशन पे पूरी दुनिया की रिसर्च हम इंशाल्लाह देखेंगे। मेरा एक एक लफ्ज एक एक लेक्चर है, मैंने शुरू में कहा था मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, ये एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे पीपीसी के अंदर, पीपीसी के अंदर हम मर्डर को देखेंगे, मर्डर से रिलेटेड पूरा ट्रायल, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रायल, और मर्डर से रिलेटेड पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में कि मर्डर की किस्में, चार्ज फ्रेम, एफआईआर, अरेस्ट, मोटिव बिहाइंड मर्डर, क्या उसके पीछे इंटेंशन थी मर्डर करने वाले की, इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप मर्डर की कैसी पुलिस करती है, किस रूल्स के तहत करती है, कौन से रूल उसको इजाजत देते हैं, वो किस तरह इजाजत देते हैं, कितनी इजाजत देते हैं, चालान, उसकी किस्में, चालान जो है वो जो पेश करती है उसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन जो शनाख्त होती है मुजरिम की वो क्या है, कन्फेशन, अगर मुजरिम जुर्म कबूल कर लेता है डेथ का यानी मर्डर का तो फिर क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन, मरते वक्त कोई बंदा अपना बयान दे जाए तो उसकी क्या अहमियत होगी, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो और कितना वीक एविडेंस है, उस पर कौन कौन से लॉ रिलेटिव हैं, उसके साथ एसोसिएटिव लॉ क्या है, किस तरीके से वो हम उसको प्रूव करके एक बंदे को सजा दिलवा सकते हैं या सजा नहीं दिलवा सकते। फिर है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक तैश के अंदर आके बंदा किस तरीके से कत्ल करता है, गैरत के नाम पे कैसे कत्ल होते हैं, कत्ल की जो विटनेस होती है उसकी किस्में कितनी है, ट्रायल क्या है, डीएनए टेस्ट कत्ल में किस तरह होगा, कत्ल की पुनिशमेंट कैसे दी जाएगी, कत्ल की पुनिशमेंट के बाद अपील कैसे होगी, रिवीजन जो है जुरिडिक्शन पावर ऑफ हाई कोर्ट वो क्या होगी, सुप्रीम सेंटेंस क्या होगी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी, उसकी मौत को हम किस तरीके से माफ करवा सकते हैं, कौन से फैक्टर है उसकी सजा को कम हो सकती है, वो सारी की सारी इसमें देखेंगे। पुलिस रिपोर्ट और उसकी इंपॉर्टेंस, कत्ल की किस्में, उसकी बेल को हम देखेंगे कत्ल के मामले में कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से हम तो क्या पॉइंट ऐसे दें कि उसको बेल मिल जाए, और अगर हम डिफेंस की तरफ से हैं तो क्या ऐसे पॉइंट दें कि उसकी बेल खारिज हो जाए। पूरी बेल पे तो इतना हमारा लेक्चर होगा कि हर जुर्म की बेल पे हमारा होगा इंशाल्लाह, और उस पे इतने केस ला होंगे कि जो सैकड़ों से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर है रेप की तमाम रिसर्च हम देखेंगे, दुनिया की रेप की रिसर्च क्या हुई है, इसकी काइंड्स कितनी हैं, फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इसके काजेस क्या हैं, रेप बंदा क्यों करता है, सोशल है, इमोशनल है, बायोलॉजिकल है, ड्रग इन्फ्लुएंस है, फिर रेप के मामले में डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है और उसकी कितनी अहमियत है, उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं,
या कैसे उसको प्रूव करते हैं। सेक्सुअल ऑफेंस और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का आपस में कितना ताल्लुक है, किस तरीके से एक इंसान फंस के खड़ा हो जाता है कि एक हैबिचुअल औरत के जो शादीशुदा है उसके रेप को किस तरीके से एक बंदा अगर डीएनए नहीं मिला तो उसको किस तरीके से साबित करेगा, उसकी पूरी कंप्लेक्सिटी, उस पर पूरी रिसर्च हम इंशाल्लाह देंगे। उसके बाद उसका पूरा रेप का ट्रायल होगा, उसकी बेल होगी, उसकी पनिशमेंट होगी और उसके मेंटल फैक्टर होंगे। ये हमारा अब इसका खत्म हुआ। अब हमारा लॉ ऑफ हर्ट पे हम आ गए, चोटों पे। चोटों के ऊपर हम देखेंगे कि चोटें बड़ी डीप के अंदर, चोट तो इतनी अहम है कि पूरे केस की तकदीर बदल के रख देगी। खाली खुर्च जो है आपके जिस्म की, ये आपको बताएगी जुर्म हुआ है या नहीं। मारने वाले का कद कितना था, उसकी जिसामत क्या थी, उसका वजन कितना था, उसकी हाइट क्या थी। किससे कंपेयर हमें करना पड़ेगा? विक्टिम से। विक्टिम खुद बताता चला जाएगा, उसके जख्म बताते चले जाएंगे मारने वाला क्या था, विक्टिम क्या स्टोरी घड़ के सुना रहा है या उसके साथ हकीकत बीती है। वो कहता है मुझे अब मारा गया, और उसका जो जख्म की एज है, उसका कलर है, उसका पैटर्न, उसकी केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल कहानी बदल के रख देगी। वो खुद बताएगा जख्म की मेरी उम्र क्या है, और ये सच बोलता है, ये झूठ बोलता है। पैटर्न हम देखेंगे इसके अंदर पूरा कि जिस शख्स ने अटेम्प्ट ऑफ रेप किया होगा या कत्ल किया होगा, जिसपे हमला किया होगा, मारते वक्त उसका एंगल क्या था, क्या वो दौड़ कर आया था या ऐसा चल कर आया था, क्या विक्टिम है या उसकी तरफ भागा था, उससे दूर भागा था। विक्टिम ने कितनी स्ट्रगल की थी, क्या स्ट्रगल हुई भी है या नहीं, क्या रेप के अंदर स्ट्रगल हुई है या नहीं, सिर्फ जानबूझ के फंसाया गया है। औरत की रान का निचला जो जख्म है वो क्या कहानी बताता है, किस तरीके से वो बताता है कि हाँ स्ट्रगल हुई है। और जो कमर की खुर्चे हैं उनका जाविया क्या होना चाहिए, जो बताए कि इसके अंदर स्ट्रगल हुई है या म्यूचुअल कंसेंट के साथ रेप पहले हुआ, उन्होंने आपस में सेक्सुअल ऑफेंस किया और बाद में एक पार्टी पे डाल दिया। उसके अलावा हम पूरी की पूरी इसके अंदर पैटर्न में जाएंगे उसकी, कि अगर सर्कुलर जख्म है, गोल अगर जख्म है तो उसका मतलब है मारने वाला बड़ा ताकतवर था। लॉन्गिट्यूडनल है जख्म, बेजवी शक्ल का जख्म है, उसकी खुर्च है या उसका कोई एब्रेशन है, तो उसका मतलब है मारने वाला इतना ताकतवर नहीं था। अगर इरेगुलर है तो उसका मतलब है मारने वाला बड़ा वीक था। वो कैसे वीक था ये हम सारा देखेंगे। बॉडी बॉडी का रिसीविंग पैटर्न क्या था, मारने वाले की इंटेंशन क्या थी, बॉडी की डैमेज कितनी हुई, मेड अप जो उसकी साइकोलॉजी थी वो क्या थी। फिर हम देखेंगे शेप ऑफ वुंड या हर्ट की। ये शेप बताएगी कि मारने वाले का इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का था या जान से मार देने का था। हथियार की डायरेक्शन किस तरफ से इस्तेमाल हुई, चोट ऊपर से नीचे की तरफ अगर टेल बन रही है तो टेल बताएगी कि जख्म किस सिमत से मारा गया और कैसे मारा गया, और कब जो जख्म की जो टेल होती है, एंड टेल, वो फेल हो जाती है, जो डायरेक्शन को नहीं बता पाती। हम डायरेक्शन ऑफ अक्यूज देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ विक्टिम की डायरेक्शन क्या थी उस वक्त जब उस पर अटैक हुआ। एंगल ऑफ अटैक देखेंगे, शेप ऑफ वेपन देखेंगे, तमाम हथियारों की पूरी साइंस देखेंगे। हथियार क्या होते हैं, किस शेप के होते हैं, उनके पीछे फोरेंसिक साइंस क्या है, पूरी इंशाल्लाह हमने देखनी है। फिर उसकी पूरी कहानी जो जख्म बताएगा उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर हम उसको लेके चले जाएंगे। जख्मों की किस्में पढ़ेंगे कि जख्म जो है मैकेनिकल इंजरीज में आते हैं, वायरलेस इंजरी के अंदर आते हैं, बर्न्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जख्म हैं, या वेपन्स के हैं, या फायर आर्म के, या लाइटनिंग के हैं, या रेडिशनल हैं, या केमिकल हैं, या एक्सप्लोजन है, कौन से पूरी उस पर आएगी। फिर पुनिशमेंट पे हम चले जाएंगे और उसकी पूरी की पूरी जो पीपीसी के तमाम वो कवानीन, जब हमने पीपीसी देखा, पीपीसी के वो तमाम कवानीन जिनका ताल्लुक जुराइम से है, बड़े बड़े जो मेजर जुराइम है, उसको हम पूरा देखेंगे। अब हम सीआरपीसी की तरफ आते हैं। सीआरपीसी का हम पूरी ट्रिक देखेंगे। एफआईआर पे बहुत लेक्चर हैं। एफआईआर ही पहली बुनियाद है, उसको तो हमने खंगाल मारना, उसकी एक एक डीप पे इतने केसेस ला हम देंगे कि एफआईआर के ऊपर प्रोसिक्यूशन साइड से भी और विक्टिम जो है डिफेंस साइड से भी, दोनों तरफ से। एफआईआर क्या है, चार्ज फ्रेमिंग क्या है, विटनेस क्रशिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या है। सीआरपीसी के अंदर मेडिकल और जो डॉक्टर का फैक्टर है वो क्या होता है, ट्रायल के अंदर किस तरीके से फोरेंसिक रिपोर्ट काम आती है, ट्रिक किस तरह होते हैं सीआरपीसी में केस को जीतने के,
फिर स्टेप बाय स्टेप जो मजिस्ट्रेट का ट्रायल है वो किस तरीके से हम देखें, पूरा ट्रायल मजिस्ट्रेट का, पूरा ट्रायल हाई कोर्ट का पूरा ट्रायल सेशन कोर्ट का, पूरा हमने इसको देखना है। बेल क्या है, जमानत कैसे होगी, जरा के पूरा फंड देखना है, जरा कौन से सवाल, 4000 सवाल क्रिमिनल लॉ में हम देखेंगे जो जरा में पूछे जाएंगे, और 4000 सवाल जो सिविल लॉ में पूछे जा सकते हैं वो आपको इंशाल्लाह देंगे, जो पूरी दुनिया के इकट्ठे किए हुए सवालात हैं क्रिमिनल केसेस में, वो सारे 4000 हमारे पास उसका डाटा कलेक्ट है, वो हम आपको इंशाल्लाह देंगे। उसके बाद है हमारे पास के फिर ऑल लीगल ट्रिक्स, तमाम वो लीगल ट्रिक के जो हमारे जुर्म को एंड का प्रोसीजर देती है, उसको पनिशमेंट की तरफ लेके जाती है वो। फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम आएंगे, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसका हम मेडिकल कोड पढ़ेंगे, मेडिकल निग्लिजेंस पढ़ेंगे, फिर हम मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ डेथ पढ़ेंगे, मौत को देखेंगे, ब्रेन की मौत हुई थी या बॉडी की मौत हुई थी, पहले बॉडी की हुई या ब्रेन की हुई, इनमें फर्क क्या है और किसको मौत कहते हैं। फिर हम देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ सडन नेचुरल डेथ को हम देखेंगे, फिर हम डेथ फ्रॉम एस्फेक्सिया को देखेंगे, क्या फांसी लटका कर हुआ या नीचे गला घोंट कर हुआ, ये सांस नाक के जरिए बंद हुआ या मुंह के जरिए हुआ, ग्लॉटिस तोड़ा गया, गले की हड्डी तोड़ी गई, क्या किया गया। फिर हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम नॉर्मल लाशों का कैसे होता है, ऐसी लाशें जो डिकम्पोज हो चुकी उनका किस तरीके से होगा, मल्टी बॉडीज पता नहीं चल रहा कि किसकी लाश का टुकड़ा क्या है, मिक्स हुई पड़ी है, उनका पोस्टमार्टम कैसे होता है, उस पर क्या क्या साइंस है, कौन कौन से उस पर रूल्स अप्लाई होंगे। कई मरतबा ऐसा है कि सिर्फ एक उंगली मिली है, अब उसका क्या फैक्टर होगा, बाकी लाश नहीं मिली, उंगली मिली या सिर्फ एक हड्डी मिली, ये जिस्म का कोई सिर्फ टुकड़ा मिला, या खाली सिर्फ एक पुरानी कोई ढांचा मिल गया, ये सिर्फ बाल मिले, इन सब के मुताल्लिक हम जाएंगे एग्जामिनेशन का पूरा। फिर मेडिको लीगल ऑटोप्सी हम पूरी की पूरी देखेंगे, उसके अंदर कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पहले क्या होगा, कपड़े क्या बताएंगे कि मारने वाले ने जो जिसने कत्ल किया है, कपड़े पूरी कहानी बता रहे होंगे कि हथियार की डायरेक्शन क्या थी, जख्म देखे जाएंगे, ये उसका प्री मार्टम है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। जैसे आंख खुली हुई थी, हम मेडिकल रिपोर्ट में समझते हैं आंख खुली हुई है, इसका कोई मकसद ही नहीं है, नहीं, उसका मकसद है कि अगर उसका मुंह खुला और आंख खुली हुई है तो उसका कोई अपना करीब भी उसके पास नहीं, जो कहता कि मैं करीबी पास था, नहीं, शक की निगाह पड़ गई है उस पर। सुप्रीम कोर्ट की उसको पूरी के पूरे बहुत सी प्रोविजंस हैं कि अगर अपना होता उसकी आंखें जरूर बंद करता। उसकी राल बताएगी कि राल जो मुंह से टपकती है वो बताएगी कि हाँ इसके जुर्म के अंदर ये कौन सा है, उसके होंठों की रंगत बताएगी, उसकी आंख की पुतलियां बताएंगी, उसके नाखूनों की रगड़, एक एक चीज हम उसमें देखेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है पोस्टमार्टम से पहले। फिर उसका इंटरनल एग्जामिनेशन देखें, हम पूरा पोस्टमार्टम सीखेंगे, सर से शुरू होता है, स्कल से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद नेक पे, गर्दन पे, फिर दिल की तरफ, फिर फेफड़ों की तरफ, फिर फीमेल के जेनिटल पार्ट्स की तरफ, मेल के जेनिटल पार्ट की तरफ, फिर पोस्टमार्टम की टेक्निक, उसकी तमाम उसके डेथ से रिलेटेड जितने भी मामला होंगे उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो रेयर केसेस उसके अंदर हम किस तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि डेथ बाय इंजरीज, जो मौत हुई है वो मैकेनिकल इंजरी से हुई, थर्मल से हुई, लाइटनिंग से हुई, इलेक्ट्रिसिटी से हुई, एक्सप्लोजिव से, उसके उनके पोस्टमार्टम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। फिर हम देखेंगे रेप और डेथ का आपस में क्या ताल्लुक है। जख्म कई मरतबा ऐसा होता है कि बॉडी को पहले, बंदे को पहले मारने के बाद गुमराह करने के लिए उसका पूरा चेहरा मस कर दिया, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, देखे जाएगा कि ये जख्म मौत से पहले के हैं या बाद के। उसकी पूरे लेक्चर होंगे कि जो इंशाल्लाह आपको ऐसा एक्सपर्ट कर देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ ये वाले जो लेक्चर हैं इसने हमें बता दिया है कि मेडिकल के बगैर, मेडिकल जो स्टूडेंट्स के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। हम कॉम्प्लेक्स डेथों में चले जाएंगे उसके पोस्टमार्टम में कि सडन डेथ क्या है, ड्रग अब्यूज डेथ क्या होगी, रेडियो एक्टिव डेथ क्या होगी, डेथ फ्रॉम स्टारवेशन क्या होगी, और हाइपोथर्मिया उसकी डेथ क्या होगी। फिर हम जाएंगे मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ, उसकी परफार्मा की तरफ, उसकी लेबल्स की तरफ। फिर हम जाएंगे डॉक्टर विटनेस की तरफ। फिर फोरेंसिक लाइब्रेरी को पूरा देखेंगे
कि कौन कौन सी बुक्स एक वकील को पढ़नी चाहिए, हम रिकमेंड करेंगे। अब हम आते हैं टैक्सिकोलॉजी की तरफ, जहरों की तरफ। जहर क्या है, कैसे बनते हैं, कौन सा जहर कितनी देर के बाद असर करता है, किस हिस्से से दिया जा सकता है, क्या सिर्फ बालों पे छिड़क कर जहर जिस्म में दाखिल होगा, ये स्किन के जरिए होगा, ये मुंह के जरिए होगा। हम देखेंगे पॉइजन एंड देयर केमिस्ट्री। हम देखेंगे कोरेसिव पॉइजन, शदीद खतरनाक पॉइजन क्या होता है। हम देखेंगे ऑर्गेनिक प्लांट पॉइजन, पौधों को किस तरीके से जहर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन 1 and 2, दोनों देखेंगे जो इरिटेंट पॉइजन होते हैं। ये बहुत बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये हमारे पास लेक्चर होंगे। उसके बाद इन ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन 1 और 2, इनकी 2 कैटेगरी होती है, उसकी पूरी केमिस्ट्री। फिर हम देखेंगे माइकोटॉक्सिन्स जहर क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे एस्फेक्सिकेंट्स क्या होते हैं, इररिस्पायरेबल गैसेस एज ए पॉइजन क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे सोमनीफेरस सेरिब्रल पॉइजन क्या होते हैं, जो दिमाग की झिल्ली पर असर करते हैं। फिर हम देखेंगे एनी ब्रायंट सेरिब्रल पॉइजन किसको कहते हैं। फिर हम देखेंगे डी लेरेंट सेरिब्रल पॉइजन किसको कहते हैं। ये तमाम जहर हैं कि जिनको हम अपने लेक्चरों में देखेंगे। फिर हम वेपन ऑफ साइंस पे चले जाएंगे, हथियार क्या होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, उनसे की इफेक्ट क्या होता है, उनकी काइंड क्या है, गोली की रफ्तार क्या होती है, किस तरीके से बॉडी में दाखिल होती है। अगर जख्म काला है तो उसका मकसद क्या है, कितने दूर से मारा गया। अगर जख्म परफोरेटेड वुंड है तो उसका मकसद क्या है, रेंज क्या थी, एंगल क्या था, पूरा हम इसमें हथियारों की तरफ चले जाएंगे, उसकी शार्पनेस की तरफ, इंटेंसिटी की तरफ। फिर हम डीएनए टेक्नोलॉजी में आएंगे। मैंने कहा था कि डीएनए के अंदर हम बहुत ज्यादा देखेंगे, तो डीएनए के अंदर हम आएंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए यूज ऑफ डीएनए इन फोरेंसिक साइंस देखेंगे, डीएनए टेस्ट फॉर लायर के लिए देखेंगे, वुकला के लिए, डीएनए एविडेंस देखेंगे, बैड रिजल्ट ऑफ डीएनए देखेंगे, ओरल ट्रायल और मेडिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डीएनए के खिलाफ चले जाए तब क्या होगा, कोर्ट एंड रिजेक्शन ऑफ डीएनए हम देखेंगे। उसके बाद जेनेटिक, हम फिंगरप्रिंट देखेंगे, जेनेटिक फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, मतलब उंगलियों का फिंगरप्रिंट पड़ता है, जेनेटिक फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, सैंपल और क्राइम सीन किस तरह लिए जाते हैं डीएनए के। कई मरतबा सिर्फ इंसान गुजरा है क्राइम सीन से, तो क्या उसका डीएनए वहां पे पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। उसको कहते हैं ट्रेसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, उसको हम देखेंगे। इसको कहते हैं ट्रेसेस ऑफ कंटेक्ट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर हम डीएनए ट्रेडिशनल एफर्ट हम देखेंगे, RFLP टेक्निक क्या होती है। फिर हम देखेंगे HLA टेक्निक क्या होती है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट्स एंटीजेंस टेक्निक क्या है। फिर हम देखेंगे डीएनए डाटा बैंक क्या होता है। फिर हम देखेंगे RFLP मेथड डीएनए में टेस्टिंग में क्या होता है, PCR टेक्निक क्या होती है डीएनए के अंदर, STR टेक्निक डीएनए में क्या होती है, डीएनए एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे सीरियल किलर के डीएनए के अंदर, हम उसकी पूरी डिटेल जाकर देखेंगे। फिर डीएनए एविडेंस देखेंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर हम इसकी तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे ड्रग एक्ट को। ड्रग एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि ड्रग एक्ट हम देखेंगे 1976 का, 1978 का, 1978 का कि उसके रिसर्च रूल आएंगे। फिर ड्रग एक्ट 1972 का, फिर 73 का, फिर 1930 का, फिर हम 1958 का, फिर फार्मेसी एक्ट को देखेंगे, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ऑर्डिनेंस को देखेंगे 1980 को, फिर हम पॉइजनस एक्ट 1919 को इसके अंदर देखेंगे, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 को, 1982 को देखेंगे। फिर हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 को देखेंगे। फिर ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 2012 को देखेंगे। दी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, इसको हम देखेंगे। ये ड्रग के ऊपर हम पूरी की पूरी बुक्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस को, पूरी मंशियात को बड़ी डिटेल में हम लेके जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि पुलिस की इन किताबों को, कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, पुलिस रूल 1934 वॉल्यूम 1, 2, 3, पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल 1975, पाकिस्तान रेलवे पुलिस एक्ट 1977, पुलिस एक्ट 1888, FIA एक्ट 1974, FIA रूल 2002, पुलिस एक्ट 1861, पाकिस्तान रेंजर ऑर्डिनेंस 1959, और फिर एंड में साइबर क्राइम को देखेंगे। साइबर क्राइम क्या है, जो मोबाइल से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, आपका वाईफाई कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर ऑफ साइबर क्राइम ये क्या है,
پھر ہم دیکھیں گے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے دی ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹیکٹ رول 2020 دیکھیں گے. پھر ہم ڈیٹا ریٹینشن آف پبلک وائی فائی کو دیکھیں گے. اور ہاٹ اسپاٹ جو آج کل ٹیکنالوجی یہ اس کے ریگولیشن جو ایکٹ ہے ہمارے پاس 2018 اس کو دیکھیں گے. پھر ہم پی ٹی اے کو دیکھیں گے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کو، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کو، فریڈم آف انفارمیشن رول 2004 کو، رائٹ آف ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 اور 2020 کو، اور میوچل لیگل اسسٹنٹ کرمنل میٹر ایکٹ 2020 کو دیکھیں گے. یہ ہمارا تھا اس کا مختصر سا، ہر لفظ ایک لیکچر ہے. ہمارے حق میں بہت دعا کرنا، ہماری کابینہ کے حق میں دعا کرنا. میں اینڈ میں پھر مشکور اپنی کابینہ کا، اپنی پوری کی پوری بات میں قرآن کا جن کی توسط سے آپ تک یہ لیکچر پہنچ رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ حافظ.